चुनौती पढ़ रहे थे, तो बाह्य राज्य कारकों से चुनौती को कंटिन्यू करेंगे। बाहरी राज्य कारकों का आशय है कि दूसरे देश किस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनते रहे हैं। हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा शुरू की थी और इसमें हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान कैसे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनता रहा है। अब हम लोग पाकिस्तान के बाद चीन के विषय में, कि चीन से कैसे चुनौती मिलती रही है, चीन भारत की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा रहा है। तो पहली बात, चीन और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और मैकमोहन रेखा यानी अंग्रेज जब थे तो उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा का विभाजन किया, लेकिन चीन इस विभाजन को नहीं मानता, इस सीमा रेखा को नहीं मानता। और इस प्रकार भारत के साथ जो चीन के संबंधों की रूपरेखा रही है वो बहुत इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि चीन हमेशा सीमा विवाद को उकसाता रहा है और भारत के साथ सीमाओं को लेकर के वो सहमत नहीं है। तो सबसे पहला मुद्दा चीन के साथ सीमा विवाद है। दूसरी बात, चीन ने फाइव फिंगर पॉलिसी, चीन का नेता था माओ त्से तुंग, जिसके नाम पर भारत में वाम उग्रवाद फैलाया जा रहा है। इसी माओ त्से तुंग ने 1954 में चीन में अपनी विदेश नीति में फाइव फिंगर पॉलिसी का उल्लेख किया था। फाइव फिंगर पॉलिसी का मतलब है कि हाथ चीन है, तिब्बत उसकी हथेली है और उस हथेली की 5 उंगलियां हैं। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान। चीन का ये कहना है कि हथेली उसके कब्जे में है, हथेली उसके पास है, 5 उंगलियां उसके पास अभी तक नहीं है। जब तक ये 5 उंगलियां उसके कब्जे में नहीं होंगी तब तक चीन का हाथ पूरा नहीं होगा। इसलिए चीन की फाइव फिंगर पॉलिसी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है और इस विस्तारवादी नीति के हिस्से के कारण वो लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा चाहता है। नेपाल और भूटान पर तो चाहता ही है, वो तो चूंकि वो हमारे राज्य नहीं है, लेकिन वो भारत के 3 हिस्सों पर वो अपना कब्जा चाहता है, अपना नियंत्रण चाहता है। और इसी फाइव फिंगर पॉलिसी के तहत चीन ने विगत वर्षों में अनेक अतिक्रमण करने के प्रयास भी किए हैं और सीमा विवाद भी किए हैं। जैसे 2017 में चीन ने डोकलाम, भूटान के पास डोकलाम है, और उस डोकलाम में चीन ने विगत वर्षों में यह है डोकलाम, ये भूटान है, ये सिक्किम है ब्लू कलर वाला हिस्सा, और ये डोकलाम है। सिक्किम के पास जो चुंबी घाटी है, उस चुंबी घाटी का जो हिस्सा है वो डोकलाम पठार है। चीन यहाँ डोकलाम पठार पर अपना कब्जा चाहता है। चीन इस डोकलाम पठार पर अपना कब्जा इसलिए चाहता है क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहते हैं, ये चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और यही भारत के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का एकमात्र आधार है। और यहाँ ये जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा है, ये अरुणाचल प्रदेश केवल और केवल इस चिकन नेक से कनेक्ट होता है। चीन को लगता है कि अगर वो यहाँ डोकलाम पर कब्जा कर लेगा तो वो चिकन नेक से भारत को अलग कर सकता है और अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा कर सकता है, और ये सिक्किम फिर अगर चिकन नेक पर आ गया तो सिक्किम के नजदीक आ गया और सिक्किम पर भी अपना कब्जा कर सकता है। तो चीन यहाँ पर डोकलाम पर अपना बेस बनाना चाहता था, लेकिन 2017 में भारत और चीन के बीच 75 दिनों तक आमने सामने सेनाएं खड़ी रही और उसका परिणाम यह हुआ कि चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ, उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन चीन ने अपनी रणनीति नहीं छोड़ी है। चीन ने डोकलाम पठार के ठीक नीचे उसने अपना बेस बना लिया है, परमानेंट सैन्य बेस बना लिया है, यानी वो कभी भी चाहे तो डोकलाम पठार पर आ सकता है, क्योंकि डोकलाम पठार के निकट ही उसने अपना सैन्य बेस मजबूत कर लिया है। तो चीन इस महत्वाकांक्षी रणनीति पर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वह विश्वसनीय देश नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि इधर लद्दाख के एरिया में चीन ने 2020 में हमारे सैनिकों पर धोखे से रात में हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 फिंगर एरियाज हैं। 8 फिंगर एरियाज का मतलब है कि लद्दाख पर जो कराकोरम की पहाड़ियां हैं उनसे 8 पहाड़ी रास्ते निकलते हैं, 8 पहाड़ियां निकलती हैं। उन पहाड़ियों की जो संरचना है वो उंगलियों जैसी है दूर से देखने पर, इसीलिए उन्हें फिंगर एरियाज कहते हैं, क्योंकि वो उंगलियों जैसी संरचना दिखलाई पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा जो 8 फिंगर एरियाज है, ये पूरा का पूरा 8 फिंगर क्षेत्र भारत का है। लेकिन चीन इस भारत के इस दावे को स्वीकार नहीं करता। फिंगर 2 तक भारत की सेनाओं का कब्जा है और फिंगर 4 तक भारत की सेनाएं गश्त करती हैं। फिंगर 5-6 तक भी भारत की सेनाएं गश्त करने चली जाती हैं, लेकिन फिंगर 4 भारत के अधीन है, भारत के नियंत्रण में है। चीन की सेनाएं भी फिंगर 8 से आगे बढ़ करके फिंगर 4-5 तक गश्त करने चली जाती थी। फिंगर 8 चीन की तरफ है, फिंगर 1 भारत की तरफ है। चीन ने फिंगर 8 से धीरे धीरे सड़क बनानी शुरू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना शुरू कर दिया, अच्छी सड़कें बनाना, पुल बनाना, जिससे कि वहां से चीन की सेनाएं इस क्षेत्र को अच्छे से कनेक्ट कर सके। चीन फिंगर 2 तक अपना दावा करता है कि फिंगर 2 तक उसका क्षेत्र है। फिंगर 2 में भारत की सेनाएं मौजूद हैं, जबकि भारत
मानता है कि ये जितने भी फिंगर एरियाज हैं ये सारे उसके एरियाज हैं, उसके क्षेत्र हैं। इस बात को लेकर के चीन ने धोखे से भारत के सैनिकों पर हमला कर दिया गलवान घाटी पेंगोंग झील के पास, और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 2020 से लेकर 2024 तक 4 साल भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। 2024 में जब चीन को लगा कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और अमेरिका चीन के प्रति बहुत कड़ा रवैया अपनाने वाला है, तो चीन को लगा कि अमेरिका के प्रति कठोर रवैये के कारण हमें भारत को नजदीक लाना होगा, साथ लाना होगा। नतीजा ये हुआ कि चीन ने अपनी स्ट्रिक्टनेस ने, अपनी कठोरता में थोड़ी कमी की। चीन अपनी सेनाओं को वापस ले जाने के लिए तैयार हुआ 4.5 साल के बाद, और फिर भारत और चीन के बीच समझौता हुआ। भारत और चीन ने दोनों ने डी एंगेजमेंट शुरू किया, यानी दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे किया और टेरिफ वार शुरू हो गया। फिर हम लोग जानते हैं, तो चीन भारत के साथ समझौते नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसकी मजबूरी हो गई क्योंकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया था और ट्रंप चीन विरोधी रवैया अपनाने वाले थे। इसलिए चीन को लगा कि अब अगर अमेरिका की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हमारा नहीं है तो हमें भारत के साथ सॉफ्ट रवैया अपना लेना चाहिए। तो चीन जब भी कोई कार्य करता है या कोई भूमिका निभाता है तो हमेशा उसकी कोई ना कोई एक चाल होती है। भारत के साथ कभी अच्छे संबंधों को लेकर के उसने कभी भूमिका नहीं निभाई, जबकि हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी तो नहीं था, पड़ोसी बन बैठा, क्योंकि हमारा पड़ोसी तो तिब्बत था। लेकिन तिब्बत पर चीन ने अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से कब्जा कर लिया और अब तिब्बत को चीन अपना प्रांत मानता है, एक अलग देश मानने के बजाय, और पूरे विश्व से उसने इस बात पर सहमति प्राप्त कर ली। नतीजा ये हुआ कि तिब्बत की स्वायत्तता भी खत्म हो गई। तो चीन के ये जो तरीके हैं, ये तरीके हमारे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन की पॉलिसी का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के द्वारा दूसरे देशों में विकास के लिए की जाने वाली पहल है। चीन इसके माध्यम से, जो पुराना सिल्क रूट था, सदियों पुराना, जहां से चीन अपना व्यापार कारोबार करता है, चीन कहता है कि हम अपने उस सिल्क रूट को जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन ये तो केवल औपचारिक घोषणा है। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि चीन नव उपनिवेशवाद का शिकार है, न्यू कोलोनियलिज्म। नव उपनिवेशवाद का मतलब यह है कि चीन दूसरे देशों में आर्थिक निवेश और विकास के नाम पर पहल करता है, पहुंच बनाता है और उन्हें इतना ऋण प्रदान करता है जिससे वे उसकी वापसी न कर सकें, उनकी वापसी में समस्या आए, जिससे कि चीन उन देशों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर सके। इसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं और न्यू कोलोनियलिज्म कहते हैं। और इस तरीके से चीन नव उपनिवेशवादी मानसिकता के आधार पर काम कर रहा है। आखिरकार उसने श्रीलंका को तबाह करके ही छोड़ा। भारत ने मदद की तो श्रीलंका को उबरने में सहायता मिली, अन्यथा जैसे ही श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हुई, चीन ने कहा कि और ज्यादा पोर्ट दे दो, और ज्यादा बंदरगाह दे दो, और ज्यादा जमीन दे दो, जिससे हम तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा कब्जा कर सकें तुम्हारे हिस्से में। जबकि भारत ने सपोर्ट किया कि नहीं, तुम अपनी व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करो। तो चीन नवोपनिवेशवादी मानसिकता का शिकार है। भारत के इर्द गिर्द सारे देशों में वो यही कार्य कर रहा हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो भूटान हो। हर देश में वो अपनी पैठ इसी तरीके से बनाता जा रहा है। और इसीलिए चीन ने पाकिस्तान में सीपेक के नाम से परियोजना शुरू की। चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली चीन के जिनजियांग प्रांत के काशगर से शुरू होता है और यहां से शुरू होकर के ये जो पाकिस्तान का ग्वादर है, ये जो एरिया है, ये अगर हम इसको इधर आगे ले जाएं, फिर ये पाकिस्तान की ये बाउंड्री शुरू, ये खत्म होती है, फिर यहाँ से ईरान शुरू होता है। तो ये बलूचिस्तान प्रांत है जहां चीन की सेनाएं वर्तमान समय में मौजूद हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये ग्वादर है। चीन यहां पर ग्वादर बंदरगाह डेवलप कर रहा है और इसे नौसैनिक बंदरगाह के रूप में विकसित कर रहा है। पाकिस्तान के पास केवल ये कराची एक बंदरगाह था, बस, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। लेकिन ग्वादर को चीन विकसित कर रहा है और इसके लिए उसने, ये काशगर है यहां से, जिनजियांग प्रांत से, और इस काशगर से ये बलूचिस्तान के ग्वादर तक ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये डेवलप कर रहा है, सीपेक डेवलप कर रहा है। इस सीपेक के माध्यम से चीन का इधर प्रभाव नहीं था, चीन का प्रभाव केवल इधर था, लेकिन चीन भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। सीपेक की सुरक्षा चीन ने अपने ऊपर ले रखी है, इसलिए चीन की सेनाएं ही इस पूरे सीपेक की सुरक्षा करेंगी। इसका मतलब यह है चीन की सेनाएं अब भारत के केवल पूर्व में ही नहीं बल्कि अब पश्चिम में भी और उत्तर में भी मौजूद होंगी। और ये जो हिस्सा है जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ये पाक अधिकृत कश्मीर भारत का मूलतः हिस्सा है। इसमें चीन ने अवैध घुसपैठ कर रखी है बिना भारत सरकार की सहमति से, इसलिए चीन के मुद्दे को इसने विवादित बना दिया है, बहुत गहरा बना दिया है, क्योंकि अब चीन का मुद्दा द्विपक्षीय के बजाय वह त्रिपक्षीय बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन अपना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ बड़े पैमाने पर करना चाहता है, जिससे कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा बनने के बजाय ये 3 पक्षीय मुद्दा बन जाए। चीन भी इस मुद्दे में शामिल हो जाए, क्योंकि जब चीन के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, यहाँ निवेश होगा, तो चीन अपने आप एक बड़ा स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो इस तरीके से BRI के माध्यम से, सीपेक के माध्यम से चीन चारों तरफ से भारत को घेरने की रणनीति अपना रहा है। इसके अलावा चीन की जो अगली पॉलिसी है वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। मोतियों की माला, इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के माध्यम से चीन समुद्री रास्ते से भारत को घेरने की योजना बना रहा है। ये म्यांमार है और ये अंडमान निकोबार है। यहां से, यहां हम थोड़ा अब मैप, अच्छा मैं इधर करता हूं, थोड़ा नहीं कर पाऊंगा, इधर ग्वादर बना दिया है मैंने।
तो यहाँ चीन का एरिया है, हांगकांग आगे चल करके दक्षिण चीन सागर के, और चीन यहाँ से सीधे आकर के यहाँ म्यांमार के कोको द्वीप से चटगांव, चटगांव से श्रीलंका के हैबन टोटा, श्रीलंका के हैबन टोटा से मालदीव, मालदीव से ग्वादर, और ग्वादर से यहां पर ये अफ्रीका का जिबूती है, ग्वादर से जिबूती तक, ग्वादर से जिबूती तक चीन ने अपना मार्ग तैयार कर रखा है, समुद्री रास्ते तैयार कर रखे हैं। यानी यहां म्यांमार का कोको द्वीप वहां सैन्य बेस बना रहा है, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर अपना नियंत्रण कर रहा है विकसित करके, श्रीलंका का हैबन टोटा चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है, लीज पर ले लिया है, पट्टे पर ले लिया है। मालदीव के गौन द्वीप को सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, मालदीव में चीन ने बड़े निवेश किए हैं, फिलहाल अभी गौन द्वीप चीन के नियंत्रण में आया नहीं है। ये गौन द्वीप वही द्वीप है जो 1965 के पहले तक ब्रिटिश नेवी के कब्जे में था, और ब्रिटिश नेवी का हिंद महासागर में सबसे बड़ा बेस था, सबसे बड़ा बेस था गौन द्वीप। अब चीन उसको अपना कब्जे में लेना चाहता है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर में ग्वादर, जो भारत की सीमा के नजदीक है, यहाँ पर चीन ने अपना सैन्य बेस बना लिया है, जिससे यहाँ पनडुब्बियां रुक सकें, लड़ाकू जहाज रुक सकें, और यहाँ पर नौसैनिकों के रहने के लिए हजारों मकान बना दिए हैं, कॉलोनियां बना दी हैं ग्वादर के पास बलूचिस्तान में, जिससे वहाँ चीन के सैनिक परमानेंट निवास कर सकें। और यहाँ से अफ्रीका के जिबूती तक उसने अपना कंट्रोल किया है, जिससे कि स्वेज नहर से आने वाले सारे व्यापार कारोबार पर भी इसका कंट्रोल हो सके, इसकी निगरानी हो सके। तो इस तरीके से चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति अपनाई है, काम कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्ट्रिंग ऑफ पल्स जैसी योजनाएं इसी बात का हिस्सा हैं। इसके अलावा चूंकि चिकन नेक पर भारत चीन अपना कब्जा करना चाहता है, अभी बांग्लादेश ने चीन को निमंत्रण दिया था, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थोड़ी बदल गई, इसलिए चीन ने यहाँ पर रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि अमेरिका और चीन में तनातनी हो गई। इसलिए चीन को लगा अगर भारत भी हाथ से चला गया तो हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा, इसलिए चीन ने फिलहाल यहाँ बांग्लादेश के प्रपोजल पर रुचि नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त चीन पूर्वोत्तर के जितने उग्रवादी संगठन हैं, उन पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों की सहायता करता रहा है, मदद करता रहा है। आज भी जो उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो आसाम का सबसे पहला उग्रवादी संगठन था, वो उग्रवादी संगठन का जो नेता था परेश बरुआ, संस्थापकों में से, वो आज भी चीन में मौजूद है। हालांकि कुछ बड़े नेता जैसे अनूप चेतिया था, तो वो बांग्लादेश भाग गया था, तो बांग्लादेश से जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अरेस्ट करके भेज दिया, इसको भारत भेज दिया। राज खोआ बड़ा नेता था, उसने अभी भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया। परेश बरुआ बचा, वो चीन में है, चीन ने उसे अपने देश में संरक्षण दे रखा है। इस तरीके से ये जो चीन की भूमिका है, चीन की भूमिका भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है, बेहद चिंताजनक है। हालांकि अब चीन के साथ हमारा व्यापार कारोबार भी बहुत है, हम चीनी सामान खरीदने में रुचि भी दिखाते हैं, क्योंकि वो हमें भारत में उत्पादित सामान की तुलना में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए चीन में बने हुए उत्पादों को आसानी से हम खरीदते हैं, और इससे चीन को ही हम पैसा देते हैं कि तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचो। तो हम ही पैसा दे रहे हैं चीन को हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। चीन और भारत के बीच जो व्यापार घाटा है वो हमेशा $80 बिलियन से ऊपर ही रहा है, औसतन ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। $90 बिलियन, $96 बिलियन, समय समय पर वो तो डेटा चेंज होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं पूरे 10 साल का बता रहा हूँ आपको कि पिछले 10 सालों में जो भारत और चीन के बीच का जो व्यापार घाटा है वो $80 बिलियन से ऊपर ही रहा है। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच एक डिस्कनेक्ट है, एक असमानता है व्यापारिक क्षेत्रों में भी, और इसको दूर करने के लिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल चीन एक ऐसा देश है जिस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। न कोई परमानेंट दोस्त है, न कोई परमानेंट दुश्मन है भाई। न तो अमेरिका हमारा परमानेंट दोस्त है, न दुश्मन, न रूस। हालांकि रूस से हमारी दोस्ती अच्छी है, लेकिन यही रूस है जिसने यही रूस और अमेरिका है जिन्होंने मिलकर के हमारे जो परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनके प्लेन में विस्फोट करा दिया था और उनकी हत्या करवा दी थी। शास्त्री जी की हत्या के कुछ ही दिन के बाद इधर लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई। अब कहते हैं कि वो हार्ट अटैक से डेथ थी, लेकिन जो रूस की खुफिया एजेंसी के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने कहा नहीं, इट वाज मर्डर, डीप स्टेट मर्डर था ये, डीप स्टेट ने मिलकर मर्डर कराया था ये। अब वो सब बातें फिलहाल अलग हैं सब, क्योंकि सच बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि इन सारी बातों को क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु पर ना तो उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, और ना ही कोई जांच कमेटी बैठाई गई भारत में। भाई विदेश में एक प्रधानमंत्री की डेथ हो गई, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, कम से कम बॉडी का पोस्टमार्टम तो जरूर होना चाहिए था, क्योंकि जब भारत बॉडी आई तो ब्लू पड़ चुकी थी, नीली पड़ चुकी थी। उनके जो बेटे हैं, उनके जो नाती पोते हैं, बेटे हैं, वो ये बताते हैं कि जब बाबूजी की बॉडी आई तो बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, ब्लैकिश ब्लू था। तो हार्ट अटैक से तो बॉडी भी नीली पड़ती नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था, जहर वगैरह से ही बॉडी नीली पड़ती है नॉर्मली। तो सब कुछ बड़ा डाइसी सा था, बड़ा फिशी सा था, सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ फिशी सा था, लेकिन जांच नहीं कराई गई, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, इस पर कोई कमेटी नहीं बैठाई गई, सब कुछ लीपापोती हो गई। तो इंटरनेशनल एजेंसियां, डीप स्टेट शुरू से भारत के साथ खेलता रहा है, खेलने की कोशिश करता रहा है। अभी भी डीप स्टेट का ही गेम है, बांग्लादेश में सत्ता बदल गई, डीप स्टेट का ही गेम है नेपाल में। आप सोचो, 1-2 दिनों में छात्रों के पास इतना पैसा और इतना ज्वलनशील पदार्थ कहाँ से आ गया कि पूरा नेपाल जला दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय,
संसद भवन, बड़े बड़े 5 सितारा होटल, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों के सारे आवास जलाने के लिए इतना तो पेट्रोल या जो कुछ भी है चाहिए ना। बिना उसके कैसे जलेगा? जल गया पूरा नेपाल, जला दिया पूरे नेपाल को। कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आई होगी, डीप स्टेट के पास से फंडिंग आई होगी। तो डीप स्टेट का रोल बड़ा गहरा है पूरे सिस्टम में। तो चीन भी इसी तरीके से भारत में निगेटिव तरीके से वर्क कर रहा है। हमें इस बात को समझना होगा। और एक नागरिक होने के नाते तो हम इतना कर सकते हैं कि जितना चाहें हम चीन के सामान को अधिक से अधिक बहिष्कार करें। हालांकि वो तभी संभव है जब हम आत्मनिर्भर बने, अन्यथा मजबूरी है आपकी। सारे फ़ोन कंपनियां ज़्यादातर चाइनीज़ हैं भारत में। अब यद्यप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कड़ा रवैया अपना लिया कि अपना फ़ोन भारत में कोई कंपनी तभी बेच पाएगी जब भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी, वरना कोई कंपनी भारत में अपना फ़ोन बेचेगी नहीं। नतीजा ये हुआ कि सबको अपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट भारत में लगानी पड़ी। सैमसंग को भी लगाना पड़ा, एप्पल को भी लगाना पड़ा, और चीनी कंपनियों को भी भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे लोगों को रोज़गार मिला, जो FDI आया हमारे यहाँ, और देश के विकास में थोड़ा बहुत योगदान हुआ। लेकिन कोई भारत की कंपनी नहीं है जो फ़ोन बना रही हो। कंपनियां चीन की ही हैं, जो चीन, कोरिया, अमेरिका की ही कंपनियां हैं जो फ़ोन बना रही हैं। भारत की कंपनी को आगे बढ़ना पड़ेगा फ़ोन बनाने के लिए। शुरुआत की थी कुछ लोगों ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो मजबूरी है आपको, या तो महंगे फ़ोन खरीदने हैं तो आप अमेरिका और कोरिया के फ़ोन खरीदिए, सस्ते फ़ोन खरीदने हैं तो आपको चाइनीज़ कंपनियों के ही फ़ोन खरीदने पड़ेंगे। और फ़ोन ज़रूरत है आपकी, मजबूरी है आपकी। तो इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इन सारी समस्याओं के लिए। अन्यथा आप जितना ये पैनल वगैरह है, ये जितने इलेक्ट्रॉनिक पैनल आते हैं, मेरे स्टूडियो का जितना सेटअप है, सारे उपकरण मैक्सिमम कुछ एक को छोड़ करके, जैसे कैमरे वगैरह का विकल्प तो और भी है, तो इसलिए कैमरा वगैरह नहीं है चाइनीज़, लेकिन बाकी जितने भी ये पैनल हैं, पैनल चाइनीज़ हैं, क्योंकि और कोई बनाता नहीं, और कोई बनाता ही नहीं है। केवल चाइनीज़ कंपनियां ही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, इस जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल है उसको बनाने में। तो जितने भी इस तरीके की जो आधुनिक लाइट्स हैं, वो सब कुछ पूरी तरीके से चाइनीज़ कंट्रोल में है, सारा का सारा सिस्टम। तो इसलिए कम से कम नागरिक होने के नाते हम इतना कर सकते हैं कि हम जितना अधिक से अधिक हो सके चीन के उत्पादों का उपयोग कम से कम करें, मिनिमाइज करें। खत्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि 60% से ज़्यादा दवाइयाँ हम चीन से, 60% से ज़्यादा मेडिसिन पर हम चीन पर निर्भर हैं आज भी हमारे क्षेत्र में। तो चैलेंजेस तो हैं। लिखो, चीन से चुनौती। चीन से चुनौती लिखो। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, चीन आज वर्तमान समय में भी, चीन वर्तमान समय में भी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार है। चीन वर्तमान समय में भी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार है। चीन वर्तमान समय में भी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार है। अतः वह भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा को स्वीकार नहीं करता। भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा को स्वीकार नहीं करता। भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा को स्वीकार नहीं करता। ब्रैकेट में लिख लो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और चीन की सेनाएं, और चीन की सेनाएं प्रायः भारतीय क्षेत्र में, और चीन की सेनाएं प्रायः भारतीय क्षेत्र में अवैध घुसपैठ करती रहती हैं। चीन की सेनाएं प्रायः भारतीय क्षेत्र में अवैध घुसपैठ करती रहती हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, चीन ने 5 फिंगर पॉलिसी को अपनी विदेश नीति का भाग घोषित किया है, या अपनी नीति का भाग घोषित किया है। चीन ने 5 फिंगर पॉलिसी को अपनी नीति का भाग घोषित किया है, 5 उंगलियों वाली नीति। इसके अनुसार वह लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को, वह लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को भारत का भाग नहीं मानता। अभी जब गेम हो रहे थे एशियन गेम्स, तो जब हमारी टीम भारत गई, वहां चीन गई, तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी थे, उन खिलाड़ियों को वीजा देने से मना कर दिया। चीन ने कहा कि तुम तो हमारे अपने हो, तुमको वीजा की क्या जरूरत है, तुम बिना वीजा के भारत आओ, चीन आओ। चीन ने कहा कि भारत के अन्य जो खिलाड़ी हैं उनको वीजा मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे अपने हैं, अपनों को वीजा की जरूरत नहीं होती। तो ये बेहद शातिर है चीन। तो लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को भारत का भाग नहीं मानता, बल्कि वह उन्हें चीन का प्रांत घोषित करता है, चीन का भाग या चीन का प्रांत घोषित करता है। अगला पॉइंट लिखो, चीन ने भारत के चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चीन ने भारत के चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से, पर नियंत्रण व निगरानी करने के उद्देश्य से 2017 में डोकलाम पर कब्जा करने का प्रयास किया था। डोकलाम पर कब्जा करने का प्रयास किया था। डोकलाम सिक्किम और भूटान के निकट, सिक्किम और भूटान के निकट चुंबी घाटी में स्थित पठार है। चुंबी घाटी में स्थित पठार है, जहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक की दूरी
मात्र लगभग 50 किलोमीटर की है, मात्र लगभग 50 किलोमीटर की है। युद्धक हथियारों के लिए कुछ भी नहीं है 50 किलोमीटर। जबकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। चीन की महत्वाकांक्षा भारत के इस भाग पर नियंत्रण करने की है। 5 फिंगर पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि तभी सिक्किम भी उसके हाथ में होगा और अरुणाचल प्रदेश भी उसके हाथ में होगा। चीन की महत्वाकांक्षा भारत के इस भाग पर नियंत्रण करने की है। अगला पॉइंट लिखो, 2020 में लद्दाख में चीन और भारतीय सेनाओं के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि चीन ने भारतीय सेनाओं पर धोखे से हमला कर दिया, छलपूर्वक हमला कर दिया। लद्दाख का यह विवाद में लिखो, लद्दाख के इस क्षेत्र में चीन और भारत दोनों की सेनाएं तैनात हो गई। चीन ने 2024 में अपनी सेनाओं को वापस करने का निर्णय लिया। 4 साल बाद, नवंबर 2024 की बात है। अगला पॉइंट लिखो, चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, अंडरलाइन कर लो इसको, चीन ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की है। चीन के अनुसार यह उसके पुराने सिल्क रूट को, व्यापार रूट को, पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न है। किंतु वास्तव में चीन इस नीति के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों को नव उपनिवेशवाद का शिकार बना रहा है। नियो कोलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद का शिकार बना रहा है। अर्थात उनके आर्थिक निवेश के नाम पर उन्हें ऋणजाल में फंसाकर उनके आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता है या नियंत्रण कर रहा है। निवेश के नाम पर उन्हें, यानी उन देशों को ऋण जाल में फंसाकर उनके आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता है और उन्हें भारत के विरुद्ध प्रयोग करना चाहता है। जैसे श्रीलंका मालदीव का किया उसने, फिलहाल दोनों को अकल आई, बाद में श्रीलंका को भी आई और मालदीव को भी आई। अगला लिखो, चीन ने BRI के अंतर्गत सिपेक परियोजना शुरू की है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की परियोजना शुरू की है। यह परियोजना चीन के काशगर से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर तक जाती है। इसके माध्यम से चीन ग्वादर में नौसैनिक बंदरगाह विकसित कर रहा है, जहां चीन की पनडुब्बियां और नौसैनिक जहाज तैनात हो सकेंगे। इस प्रकार अरब सागर में चीन भारत के निकट अपनी सेनाओं की उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसी पॉइंट में लिखो, पैरा चेंज करके, सीपेक की सुरक्षा का दायित्व चीन की सेनाओं पर है। सीपेक की सुरक्षा का दायित्व चीन की सेनाओं पर है। अतः चीन की सेनाएं अवांछित रूप से भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में गश्त कर सकेंगी। जबकि ये क्षेत्र चीन के प्रभाव से अभी तक मुक्त थे।
इसी में पैरा चेंज करके लिखो। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक परियोजना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सीपेक परियोजना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है जो मूलतः भारत का भाग है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है जो मूलतः भारत का भाग है और भारत इस परियोजना में शामिल नहीं है। और भारत इस परियोजना में शामिल नहीं है। न ही इस परियोजना में भारत की सहमति है। न ही इस परियोजना में भारत की सहमति है। अगला पॉइंट लिखो। चीन ने समुद्री रास्ते से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मोतियों की माला की शुरुआत की है। मोतियों की माला की शुरुआत की है। इसके माध्यम से वह हांगकांग से लेकर अफ्रीका के जिबूती तक भारत के आसपास आने वाले समुद्री क्षेत्रों पर अपने नौसैनिक बेस अथवा व्यापारिक बेस बना रहा है और दूसरे देशों के बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में ले रहा है। जैसे ग्वादर पाकिस्तान का है, हैबनटोटा श्रीलंका का है आदि, म्यांमार का कोको द्वीप, ऐसे ही सारे आदि। इस प्रकार चीन ने इस नीति के माध्यम से भारत के समुद्री क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। अगला पॉइंट लिख लो। चीन ने 2022 में लैंड बॉर्डर एक्ट पारित किया है। इसके माध्यम से वह भारत की सीमा के निकट नए मकान बनाकर गांव बसा रहा है, लोगों को बसा रहा है, गांव बसा रहा है। भारत की सीमा के निकट गांव बसा रहा है जो दोनों के मध्य विद्यमान सीमा विवाद को समाधान करने का एक पक्षीय तरीका है। तो ये हो गया चीन से चुनौती। अब चीन से इस चुनौती का सामना करने के लिए फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं ढेर सारे, और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। रक्षा संसाधन, चीन ने डिफेंस में बहुत तेज तरक्की की है। हमने डिफेंस में कोई कदम ही नहीं उठाया। हमारे जो पुराने रक्षा मंत्री थे आज से लगभग 15-20 साल पहले, उन्होंने कह दिया हमें नए हथियार, नए विमानों की जरूरत ही नहीं है। जबकि 41 स्क्वाड्रन में से केवल 29 स्क्वाड्रन ही वर्क करती हैं, बाकी है ही नहीं। हमारे पास 41 स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमानों के, और केवल 29 हैं अब हैं इतने खरीदने के बाद। और 2010 के आसपास हमारे रक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमको नए विमानों की जरूरत नहीं है, भारत को नए हथियारों की जरूरत नहीं है भारत को। तो हमने कभी भारत की सुरक्षा को लेकर के, और कभी, ये तो ऑन रिकॉर्ड बयान है, पार्लियामेंट का बयान बता रहा हूं मैं उनका, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, ये बयान दिया रक्षा मंत्री ने भारत के। तो जो जिस तरीके का वातावरण हम लोगों ने बनाया चीन को लेकर के, वो बेहद निगेटिव था, बहुत नकारात्मक था। चीन को लेकर के हमें, चीन के शातिर अंदाज को पहले से समझ करके हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमने अपनी क्षमता बढ़ाई नहीं कभी, न तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम उठाया, न तो अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया, और न ही अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की कोशिश की। बड़ा दुखद था ये। फिलहाल अब धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास हो रहा है।
लेकिन एक लंबा गैप हो गया बिना प्रयास के। म्यांमार से चुनौती। अब देखो, ये म्यांमार से जो भारत की सीमा है वो लगती है। बाकी चीन के लिए हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, जब आईआर पढ़ते हैं तो आईआर में हम लोग वो संबंधों में पढ़ते हैं। भारत ने भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बजाय नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति हम लोगों ने शुरू की है, और वो सब फिर वो आईआर का इशू होता है, तो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी केवल चुनौतियां पढ़ रहे हैं हम लोग। अब म्यांमार से जो चुनौती है, म्यांमार से क्या चुनौती है? म्यांमार और भारत के बीच की जो ये सीमा रेखा है, खुली सीमा रेखा है, अब बाड़े लगाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। ये सीमा रेखा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक, ये जो पूरी सीमा रेखा है ये म्यांमार की सीमा, म्यांमार और भारत के बीच की सीमा रेखा है। म्यांमार हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, म्यांमार हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि म्यांमार बौद्धों की धरती है और भगवान बुद्ध का जन्म और उनका पूरा जो जीवन क्रम है वो भारत की धरती पर व्यतीत हुआ है। इसलिए म्यांमार के लोगों के लिए भारत तीर्थ यात्रा का देश है, तीर्थ का देश है। इसलिए म्यांमार के लोग और म्यांमार की धरती, म्यांमार की सरकार और म्यांमार के लोग भारत के लिए खतरा नहीं रहे हैं। लेकिन डीप स्टेट को तो यह बात पचती नहीं है, इसलिए म्यांमार की धरती का दुरुपयोग करके, म्यांमार की धरती का दुरुपयोग करके भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला जाता रहा है। म्यांमार में ज्यादातर सैनिक तानाशाही रही है, बीच बीच में कभी कभी लोकतंत्र रहा है। 4 टाइम 8 के बाद 4 टाइम 8 मूवमेंट चलाया गया, वो हम लोग आईआर वगैरह में पढ़ते हैं। 4 टाइम 8 मूवमेंट चलाया गया था 8 अगस्त 1988 को, तो इसको 4 टाइम्स 8 मूवमेंट कहते हैं। यहीं से लोकतंत्र की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। फिर अभी आंग सांग सूकी की सरकार थी, लेकिन 2021 में फिर से जुंटा शासन आ गया, यानी मिलिट्री की समिति की शासन व्यवस्था आ गई, तानाशाही आ गई। इसको जुंटा शासन कहते हैं, म्यांमार की मिलिट्री का शासन। लेकिन म्यांमार की धरती का दुरुपयोग करके भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न की जा रही हैं। कैसे म्यांमार की धरती का दुरुपयोग करके भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। चूंकि खुली सीमाएं हैं, खुली सीमाएं होने के कारण अवैध घुसपैठ, अवैध कारोबार आसानी से होता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा खुली सीमा है, इसलिए बड़ी आसानी से अवैध कारोबार होता रहता है। इसके अलावा अवैध घुसपैठ को भी हम लोग अलग से कवर करेंगे। इसके अलावा म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का ये जो एरिया है, इसको हम लोग डेथ ट्रायंगल, अब हमारी वर्तमान सरकार इसको डेथ ट्रायंगल कह रही है, क्योंकि मौत का सौदा होता है यहाँ से। पहले इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते थे, सुनहरा त्रिकोण कहते थे। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है कि यहाँ अफीम उत्पादन का दक्षिण पूर्वी एशिया में ये सबसे बड़ा क्षेत्र है अफीम उत्पादन का, इसलिए यहाँ से ड्रग का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। और भारत और म्यांमार की सीमाएं खुली हैं, इसलिए बड़े आसानी से यहाँ पर व्यापार कारोबार होता है डेथ ट्रायंगल से। तो डेथ ट्रायंगल के नजदीक होने के कारण वास्तव में भारत डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट, ये अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का ये जो हिस्सा है दक्षिणी ईरान से मिलता हुआ, ये डेथ क्रिसेंट है। इसको पहले गोल्डन क्रिसेंट कहते थे, पहले गोल्डन क्रिसेंट कहते थे। सुनहरा अर्धचंद्र, क्योंकि ये अर्धचंद्र की आकृति का है, तो इसको सुनहरा अर्धचंद्र कहते थे, इसको सुनहरा त्रिकोण कहते थे। अब हमारी वर्तमान सरकार ने कहा इसको सुनहरा मत कहो, क्योंकि ये पैसे की कमाई से ज्यादा ये लोगों की बर्बादी का स्रोत है, क्योंकि पूरे विश्व में अवैध कारोबार होता है यहाँ से, तो इसलिए इसको मृत्यु का क्षेत्र कहो। तो अब इसको डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट कहना शुरू कर दिया गया है। अच्छी बात है, अच्छा अप्रोच है। तो भारत डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच सैंडविच बना हुआ है। यहां से पाकिस्तान, इस एरिया से पाकिस्तान भारत में ड्रग की तस्करी, ड्रग का कारोबार करवाता है अरब सागर और यहाँ भूमि से लगे हुए क्षेत्रों में, और यहां से भी पाकिस्तानी एजेंसियों के सपोर्ट से और ड्रग माफियाओं के, संगठित अपराधियों के सपोर्ट से ये बंगाल की खाड़ी और ये म्यांमार का क्षेत्र, ये ड्रग के लिए संवेदनशील बना रहता है, ड्रग की तस्करी के लिए संवेदनशील बना रहता है। और इसी ड्रग के कारोबार से ही हम लोगों ने लिखा है कि ड्रग के कारोबार से ही नार्को टेररिज्म फैलता है, यहाँ से जो पैसा मिलता है वो आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के जो उग्रवादी समूह हैं, उन पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों के म्यांमार में जो बैठे हुए उग्रवादी समूह हैं, उनके परस्पर अच्छे कनेक्शन हैं। इसलिए पूर्वोत्तर में उग्रवादी हमले करने के बाद म्यांमार के जंगलों में छिप जाते हैं। हालांकि हमने जब जब भी म्यांमार की सरकार से सहयोग मांगा, हमने इनके जंगलों में ऑपरेशन चलाने के लिए हमें हमेशा सहयोग मिला, चाहे सैनिक तानाशाही ही क्यों न रही हो, हमें हमेशा सहयोग दिया गया, जिससे कि हम ऐसे उग्रवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकें। और म्यांमार की सीमा में भारतीय सेना ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने प्रवेश करके उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है और म्यांमार की सरकार ने सपोर्ट किया है। ये एक अच्छी बात है और ये संबंधों की मजबूती को दिखाता है। लेकिन समस्या केवल सरकारी स्तर पर इस सहयोग के कारण ही उपजने लगती है, क्योंकि दूसरे देशों को लगता है कि यहाँ तो भारत और म्यांमार के बीच अच्छा सहयोग है, इस एरिया में शांति होगी। चीन भी इस एरिया में शांति नहीं चाहता और अन्य क्षेत्र भी जैसे पाकिस्तान वगैरह भी इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहते। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी संगठनों से पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से लिंक स्थापित किए गए हैं और इसी खुली सीमा का दुरुपयोग करते हुए ऐसा किया गया है। विगत वर्षों में रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ यहां पर शुरू हुई है। रोहिंग्या मूलतः बांग्लादेश के निवासी हैं, बांग्ला मूल के मुस्लिम हैं, बांग्ला मूल की रेस है ये, लेकिन बांग्लादेश से भगाए गए तो ये म्यांमार में जाकर बस गए।
म्यांमार से फिर से इन्हें भगाने का निर्णय लिया गया। जब आंग सान सूकी की लोकतांत्रिक सरकार बनी तो उन्होंने चीन के सहयोग से रोहिंग्याओं को यहां से भगाने की शुरुआत की। यहां चीन के डीप स्टेट ने, चीन की खुफिया एजेंसियों ने काम किया और आंग सान सूकी चीन का हथियार बन गई। हमने तो सोचा था कि आंग सान सूकी के आने के बाद भारत के साथ संबंध सुधरेंगे, क्योंकि आंग सान सूकी का जीवन भारत की देन है। वरना जिस समय म्यांमार में सेना के विद्रोहियों ने इनके परिवार के सारे सदस्यों को मार डाला था, ये और इनकी माता जी भी मार डाली जाती। लेकिन ये वहां से भागने में कामयाब रही भारत की मदद से। भारत के जो एजेंट वगैरह हमेशा हर देश में रहते हैं, तो और बड़े समय तक भारत ने इनको यहीं पर संरक्षण दे रखा था, दिल्ली में ही संरक्षण दे रखा था। इनकी सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में ही हुई। आगे फिर ये लंदन चली गई। लंदन के ही एक नागरिक से, ब्रिटेन के नागरिक से इन्होंने विवाह कर लिया। फिर म्यांमार वापस आई तो नजरबंद कर दी गई। फिर नोबेल पीस प्राइज मिला इन्हें। और भारत लगातार लोकतंत्र का समर्थक रहा है, तो आंग सान सूकी का समर्थक रहा। लेकिन जब आंग सान सूकी की सरकार आई म्यांमार में, तो गजब की पलटी मारी इस महिला ने। भारत का समर्थन करने के बजाय तुरंत चीन की गोद में जाके बैठ गई, चीन का समर्थन करने लगी। इससे बेहतर तो आर्मी, जो म्यांमार की आर्मी है, वो भारत के लिए काम करती थी। जो भले ही वहां जुंटा शासन हो, सैनिक तानाशाही हो, लेकिन हमेशा भारत के लिए फेवरेबल रहा। लेकिन आंग सान सूकी से हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उनका जीवन, आज जो उनकी राजनीति चल रही है, आज जो वो जिंदा है, उनकी सांसें भारत की देन है। लेकिन ऐसे भी एहसान फरामोश होते हैं, अपने देश में होते हैं। ये तो मान लो विदेशी थे, विदेशी महिला है। तो रोहिंग्या का संकट बड़े पैमाने पर उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न कराया गया चीन और आंग सान सूकी दोनों ने मिलकर के। नतीजा ये हुआ कि रोहिंग्या भागे, तो रोहिंग्या भाग करके कुछ बांग्लादेश गए, बाकी भारत में प्रवेश करने लगे। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से भारत में प्रवेश कराया गया रोहिंग्याओं को, जिसमें भारत के स्थानीय लोग भी शामिल हैं। क्योंकि जब तक यहाँ के लोग शामिल नहीं होंगे, यहाँ के नेता और बड़े पदों पर बैठे हुए लोग शामिल नहीं होंगे, तब तक किसी भी तरीके से घुसपैठियों को भारत में जगह नहीं मिलेगी। भारत में जगह घुसपैठियों को तभी मिलेगी जब उन्हें आंतरिक सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे जो कुछ क्षुद्र और संकीर्ण स्वार्थों वाले राजनेता हैं, उन्होंने अपनी संकीर्ण राजनीति के लिए, स्वार्थपरक राजनीति के लिए रोहिंग्याओं को बसाया और रोहिंग्याओं के वोटर ID कार्ड भी बनवा दिए, आधार कार्ड भी बनवा दिए, सारा जुगाड़ कर दिया। और इस तरीके से रोहिंग्या घुसपैठिए हमारे लिए चिंता का सबब बन गए। हालांकि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोहिंग्या घुसपैठियों के विरुद्ध बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि वो भी तो इंसान हैं, उन्हें भी तो भारत की धरती पर रहने का हक है। बहुत सारे नेता भी बोलते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं, बहुत ही बचकानी बातें हैं। और या तो देश की सुरक्षा के बारे में किसी को समझ नहीं है, और या तो फिर वो विदेशों के डीप स्टेट का हिस्सा है। विदेशों के डीप स्टेट का हिस्सा होने का मतलब है कि या तो चाइना की खुफिया एजेंसियों का एजेंट है, उससे पैसा लेता है, या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का एजेंट है, उससे पैसा लेता है। अदरवाइज घुसपैठ को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर कोई घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है तो डीप स्टेट का पार्ट जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि डीप स्टेट की बातें औपचारिक रूप से लिखी और कही नहीं जाती, क्योंकि वो पर्दे के पीछे की बातें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये माना जाता है कि हमारे जो परमाणु वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा, उनकी मदद से भारत न्यूक्लियर बम बनाने के नजदीक था उस समय, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये जिम्मेदारी उनको दे रखी थी। इसलिए प्रधानमंत्री और होमी जहांगीर भाभा दोनों को 1 महीने के अंदर मार डाला गया। ऐसा कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु नेचुरल नहीं थी, क्योंकि नेचुरल डेथ में कभी बॉडी ब्लू नहीं पड़ती और उसमें कट्स नहीं होते, ब्लीडिंग नहीं होती। उनकी बॉडी में कट्स और ब्लीडिंग भी थे, ऐसा कहा जाता है, जो रिपोर्ट्स है वो बताती हैं। अब बात पुरानी हो गई। और दूसरी बात, 1 महीने के भीतर ही होमी जहांगीर भाभा को भी प्लेन क्रैश में वो मारे गए। तो जो प्रधानमंत्री न्यूक्लियर बम बनाना चाहता था और जो वैज्ञानिक उस पर काम कर रहा था, दोनों की 1 महीने के भीतर हत्या हो गई। दोनों 1 महीने के भीतर नहीं रहे। लोग इसे नेचुरल डेथ मानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि नेचुरल डेथ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरता हुआ कोई नहीं देखना चाहता था, न तो अमेरिका और न तो रूस, दोनों नहीं देखना चाहते थे। तो इसलिए, क्योंकि जब तक रूस में स्टालिन की सत्ता थी, तब तो स्टालिन भारत विरोधी था, पूरी तरीके से भारत विरोधी था। और अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने अपने पक्ष में करना चाहते थे। इसलिए दोनों की जो खुफिया एजेंसियां हैं, दोनों का जो डीप स्टेट है, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, वो दोनों भारत में एक्टिव थे, भारत के लिए। एनीवे, तो वो तो मैंने बताया कि डीप स्टेट की बातें हम लोग लिख नहीं सकते, हम लोग कहते नहीं है, केवल चर्चा कर सकते हैं समझ के लिए। तो म्यांमार में बड़े पैमाने पर डीप स्टेट वर्क करता रहा है, आज भी कर रहा है, जिससे म्यांमार को भारत के विरुद्ध भड़काया जा सके, म्यांमार को भारत के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सके। और यही कारण है कि वर्तमान समय में यह कहा जाता है कि चूंकि नॉर्थ ईस्ट में जनजातियां रहती हैं, जनजातियां मतलब वे भारत की जनजातियां हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि वे सब क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी हैं। क्रिश्चियन धर्म भारत का धर्म नहीं है, मूल धर्म नहीं, विदेश से आया है। और क्रिश्चियन धर्म का उदय ही 2000 साल पहले हुआ है। क्रिश्चियन धर्म का उदय ही 2000 साल पहले हुआ है। 2000 साल के पहले क्रिश्चियन धर्म का नामो निशान इस धरती पर नहीं था, नहीं था। इसके पहले केवल सनातन धर्म था। तो ये जनजातियां हैं, यानी भारत की जनजातियां हैं, सनातन धर्मी थी, लेकिन आज 100% कन्वर्जन है, और ये सब 100% कुकी, नगा, जितनी भी 100% सब क्रिश्चियन जनजातियां हैं। तो भारत की जनजातियां होने के बावजूद भी विदेशी धर्म अपनाए हुए हैं 100% लोग। इसलिए डीप स्टेट ये चाहता है पश्चिमी देशों का कि इस हिस्से में एक ईसाई राज्य की स्थापना कर दी जाए, क्योंकि ये सब क्रिश्चियन है। म्यांमार की सीमा से लगे हुए भी लोग क्रिश्चियन है,
कन्वर्जन है 100%। तो यहाँ पर एक ईसाई स्टेट बना दिया जाए, ये डीप स्टेट की बात कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन भी कराया गया। ये तो जग जाहिर है कि अमेरिका की डीप स्टेट ने कराया, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर कराया। क्यों? क्योंकि शेख हसीना अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के और अमेरिका की सरकार के नियंत्रण से बाहर जा रही थी, वो उनके कहने के अनुसार नहीं चल रही थी। तो बाकायदा फंडिंग दी गई यहाँ के एनजीओ को, यहाँ के एनजीओ के माध्यम से यहाँ के छात्रों को, उन्हें सरकार के विरुद्ध भड़काया गया, सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। इस तरीके से म्यांमार और उसके इर्द गिर्द विदेशी साजिशें बड़े पैमाने पर रची जा रही हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और यही कारण है कि यहाँ पहले फ्री मूवमेंट रिजीम था म्यांमार और भारत के बीच, एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजीम था। फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब यह था कि भारत और म्यांमार की सीमा पर बसे हुए लोग, भारत और म्यांमार की सीमा पर बसे हुए लोग 16 किलोमीटर बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और 72 घंटे तक स्टे कर सकते हैं। व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए, किसी भी चीज़ के लिए 16 म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर भारत में आ सकते हैं, भारत के लोग 16 किलोमीटर म्यांमार में जा सकते हैं बिना वीजा और पासपोर्ट के, जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाया जाए। लेकिन अभी जब मेतेई और कुकी संघर्ष हुआ, इस मेतेई और कुकी संघर्ष में म्यांमार के रहने वाले कुकी ने भारत में रहने वाले कुकी लोगों का साथ देना शुरू किया। बड़े पैमाने पर हथियार भेजे गए, आधुनिक हथियार भेजे गए। इस संघर्ष को और हिंसक और दर्दनाक बनाने की कोशिश की गई। नतीजा यह हुआ, सरकार ने एफएमआर रद्द कर दिया। तो फ्री मूवमेंट रिजीम अब रद्द कर दिया गया है भारत और म्यांमार के बीच, जो दोनों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का एक अच्छा प्रयास था। तो जो म्यांमार की अस्थिर, अब इसको लिखते हम लोग कैसे हैं, ये तो हमने घटनाक्रम बताया, लिख तो नहीं सकते, तो हम लोग लिखते हैं कि म्यांमार की अस्थिरता, अब अस्थिरता डीप स्टेट के कारण है, इन सब के कारण है, तो वो लिखा नहीं जाता। म्यांमार की अस्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए एक संकट है। म्यांमार में होने वाला आंतरिक विद्रोह भारत की सुरक्षा के लिए एक संकट है। इसलिए भारत और म्यांमार के बीच एफएमआर को रद्द कर दिया गया, भारत सरकार ने समाप्त कर दिया, जिससे भारत और म्यांमार के बीच आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा जो अवैध घुसपैठिए हैं, वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? अवैध घुसपैठिए तरह तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि भारत आएंगे तो किसकी जमीन कब जाएंगे? हमारी और आपकी, हमारे और आपके खेतों, बागान या जो सरकारी जमीन है जो हमारे लिए है, उन्हीं पर उनका कब्जा होगा। तो हमारी जमीन पर उनका कब्जा होता है। दूसरी बात, वे सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देते हैं, क्योंकि जब आके बसेंगे तो बड़े पैमाने पर जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि उनकी कोई पहचान तो है नहीं, कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, इसलिए बड़े आसानी से वे अपराध करके छिप सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई पहचानता नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेहद खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। हमारे यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे, क्योंकि जब रोहिंग्या घुसपैठिए आएंगे तो उन्हें तो केवल 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो काम करेंगे। लेकिन भारत का कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके लिए वो रोजगार होगा, उसके लिए अच्छी खासी तनख्वाह चाहिए, तभी वो रोजगार अपनाएगा। लेकिन घुसपैठियों के लिए रोजगार तो केवल 2 वक्त की व्यवस्था है, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था है, इसलिए कोई 2 वक्त की रोटी भी दे देगा तो वो उसके लिए काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत के लिए रोजगार संकट उत्पन्न होगा, जिससे भारत में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होगी। इसके अलावा रोहिंग्याओं के बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं, हे हरकाह अल याकीन, सफेद से लिखते हैं, आरिफ, अराकान, रोहिंग्या, इस्लामिक फ्रंट आदि, करीब आधा दर्जन से ज्यादा रोहिंग्याओं के आतंकी संगठन हैं, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के सहयोग से बने हैं, चीन के सहयोग से बने हैं। अब जो रोहिंग्या भारत में घुसपैठ कर रहा है, हम कैसे सर्टिफिकेट बांटें कि ये इन आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ घुसपैठिया नहीं है, जिसको पाकिस्तान और चीन सपोर्ट करता है? पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्ट करते हैं। हम कैसे ये प्रमाण देंगे कि ये शरीफ वाला रोहिंग्या आया है, आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ रोहिंग्या नहीं आया है? इसलिए रोहिंग्या का भारत में प्रवेश करना पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, क्योंकि इनके आतंकी संगठन है। इतना ही नहीं, रोहिंग्याओं ने मिलकर के पाकिस्तान और चीन की मदद से यूएनएलएफडब्ल्यू बनाया है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, ये एक आतंकी संगठन का नाम है यूएनएलएफडब्ल्यू। देखने में ऐसा लगता है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई एजेंसी हो, यूएन लगा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने नाम रखा भी, वरना यूएलएफडब्ल्यू लिख सकते थे, लेकिन यूएन लिखा यूनाइटेड को। तो ये एक आतंकी संगठन है जो 2015 में गठित हुआ चीन और पाकिस्तान के सहयोग से। ये सारे रोहिंग्या आतंकी संगठनों का बड़ा आतंकी संगठन है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी संगठनों को भी शामिल किया गया है। ये बड़ा अम्ब्रेला आतंकी संगठन इसलिए बनाया गया जिससे कि इसके माध्यम से भारत और इसके आसपास क्षेत्रों में आतंकी हमलों की गति को बढ़ावा दिया जा सके। और रोहिंग्या के जितने आतंकी संगठन हैं वो सब इसमें शामिल हैं, इसके सदस्य हैं। यूएनएलएफडब्ल्यू का जो कैंप है, इसका जो बेस है, वो यही है, यहीं पर है। ये जो भारत और म्यांमार की सीमावर्ती इलाके हैं, ये घने जंगल हैं, खाइयां हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, घाटियां हैं, बड़ा दुर्गम इलाका है। इन्हीं जंगलों में यूएनएलएफडब्ल्यू ने अपने कैंप बना रखे हैं। भाई अगर आतंकी संगठन बनाना था तो कहीं म्यांमार में कहीं और अपना कैंप बना लेते, लेकिन इन्होंने अपना कैंप कहाँ बनाया? भारत की सीमा पर बनाया है, म्यांमार के जंगलों में। तो इस तरीके से रोहिंग्याओं को मानवता के आधार पर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर से सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। कौन जाने
इनमें से कौन यूएनएलएफडब्ल्यू का मेंबर है, कौन हेग आतंकी संगठन का मेंबर है, कौन आरिफ का है, और आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे इनके आतंकी संगठन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वर्तमान समय में। इसलिए घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। किसी भी घुसपैठियों को भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की सुरक्षा एट द रिस्क, जोखिम पर थी, है। इसलिए इस जोखिम को हमें कम करना ही पड़ेगा। हालांकि मानवाधिकार और मानवता के नाम पर रोहिंग्याओं की घुसपैठ का समर्थन किया जाता है, भारत में इन्हें बसाने का प्रयास किया जाता रहा है, और राजनीति का एक वर्ग भी इनका समर्थक रहा है, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग भी इनका समर्थक रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। या तो वे लोग समझदार नहीं है, या तो वे लोग अपने संकीर्ण कोई उद्देश्य हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, और अदरवाइज अनऑफिशियली मैं ये कह रहा हूं, अनऑफिशियली या तो वे डीप स्टेट का पार्ट है, विदेशी डीप स्टेट का पार्ट है। अगर रोहिंग्याओं को भारत में कोई बसाने की बात कर रहा है, तो मैं तो 100% कह सकता हूं अपने अनुभवों के आधार पर कि वो विदेशी डीप स्टेट का पार्ट है। चाहे वो सीआईए उसको फंड देता हो, चाहे सीआईए से उसको पैसा मिलता हो, चाहे अन्य एजेंसियों से पैसा मिलता हो, लेकिन वो विदेशी डीप स्टेट का पार्ट जरूर है, जो भारत में रोहिंग्याओं को बसाने का समर्थन करता हो, या रोहिंग्याओं को क्योंकि बसाने का समर्थन कैसे करेगा? मानवाधिकार के नाम पर करेगा, मानवता के नाम पर करेगा, जिससे अपने को ज्यादा से ज्यादा मानवीय दिखा सके, मानवाधिकारों का संरक्षक भी दिखा सके, और काम भी उसका चल जाए। मेरी निगाह में वो सब डीप स्टेट के एजेंट है। लेकिन ये बात मैं अनऑफिशियली कह रहा हूँ, लिखने में हम लोग इन सारी बातों को नहीं लिख सकते, नहीं कह सकते, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो यही है, सीधी सी बात है। लिखो, म्यांमार से चुनौती लिखो, लिखो म्यांमार की सरकार से भारत की सुरक्षा के लिए, म्यांमार की सरकार से भारत की सुरक्षा के लिए कोई समस्या या कोई चुनौती नहीं रही है, कोई समस्या या कोई चुनौती नहीं रही है। किंतु म्यांमार की धरती पर, किंतु म्यांमार की धरती पर संपन्न होने वाली गतिविधियों के कारण, किंतु म्यांमार की धरती पर संपन्न होने वाली गतिविधियों के कारण भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता रहा है, जिसे निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं, जिसे निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट लिखो, जिसे निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट लिखो, भारत और म्यांमार की सीमाएं खुली हैं, भारत और म्यांमार की सीमाएं ओपन है, खुली हैं, अतः अवैध व्यापार कारोबार के लिए संवेदनशील नहीं है, अवैध व्यापार कारोबार के लिए संवेदनशील नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, भारत डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल के बीच बसा हुआ क्षेत्र है। मृत्यु के अर्धचंद्र और मृत्यु के त्रिकोण, ब्रैकेट में लिख लो गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, पहले गोल्डन कहते थे, अब डेथ कहते हैं। डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल के बीच बसा हुआ क्षेत्र है, जो अफीम उत्पादन के बड़े क्षेत्र रहे हैं। डेथ क्रिसेंट अफगानिस्तान का भाग है, डेथ क्रिसेंट अफगानिस्तान का भाग है, जबकि डेथ ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का भाग है। डेथ ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का भाग है। अतः भारत में, अतः भारत में ड्रग के अवैध कारोबार या तस्करी, भारत में ड्रग के अवैध कारोबार या तस्करी की समस्या गंभीर रही है। भारत में ड्रग के कारोबार या तस्करी की समस्या गंभीर रही है। जो नार्को टेररिज्म, नार्को आतंकवाद के लिए उत्तरदायी रहा है, जो नार्को आतंकवाद के लिए उत्तरदायी रहा है। उड़ता पंजाब, उड़ता मणिपुर, बहुत सारे इलाके हैं ऐसे। अगला पॉइंट लिखो, पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों को, पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों को चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान से सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहा है, चीन और पाकिस्तान से सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहा है। म्यांमार और भारत की खुली सीमाएं, म्यांमार और भारत की खुली सीमाएं इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रही हैं, इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रही हैं।
अगला पॉइंट लिखो, पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के बेस कैंप, पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के बेस कैंप प्रायः भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित घने जंगलों में रहे हैं, घने जंगलों में रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो, म्यांमार से बड़े पैमाने पर रोहिंग्या घुसपैठिए, म्यांमार से बड़े पैमाने पर रोहिंग्या घुसपैठिए विस्थापित होकर भारत में प्रवेश कर चुके हैं, भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब हेडिंग लिखो, अवैध घुसपैठ का, अवैध घुसपैठ का आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव, अवैध घुसपैठ का आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव, अवैध घुसपैठ का आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव लिखिए, अवैध घुसपैठ का आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव। और ब्रैकेट में रोहिंग्या भी लिख लो, उसमें शामिल हो जाएंगे। लिखो, अवैध घुसपैठ करने वाले लोग, अवैध घुसपैठ करने वाले लोग भारत की धरती और संसाधनों पर, भारत की धरती और संसाधनों पर अनधिकृत अवैध कब्जा कर लेते हैं, भारत की धरती और संसाधनों पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। अतः यह भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर कम करता है, भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर कम करता है, और भारतीय जनांकिकी में, इंडियन डेमोग्राफी में, और भारतीय जनांकिकी में बड़े परिवर्तन लाता है, नकारात्मक परिवर्तन लाता है, डेमोग्राफी में नकारात्मक परिवर्तन लाता है, और भारतीय जनांकिकी में, इंडियन डेमोग्राफी में नकारात्मक परिवर्तन लाता है, नकारात्मक परिवर्तन लाता है। अगला पॉइंट लिखो, यह देश में स्थानीय संघर्षों, यह देश में स्थानीय संघर्षों, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, यह देश में स्थानीय संघर्षों, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा को प्रोत्साहन देता है, को प्रोत्साहन देता है, सांप्रदायिक हिंसा को प्रोत्साहन देता है। अगला पॉइंट लिखो, यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न करता है, यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न करता है, और अपराध में वृद्धि करता है, और अपराध में वृद्धि करता है। दो वक्त की रोटी के लिए इनसे कुछ भी करा सकते हैं, और अपराध में वृद्धि करता है। अगला पॉइंट, आने वाले घुसपैठियों, आने वाले घुसपैठियों के समुदायों के, आने वाले घुसपैठियों के समुदायों के आतंकी संगठन भी निर्मित हुए हैं, आतंकी संगठन भी निर्मित हुए हैं। जैसे जैसे रोहिंग्याओं के लगभग आधे दर्जन आतंकी संगठन हैं, रोहिंग्याओं के लगभग आधे दर्जन आतंकी संगठन हैं, जैसे हे हरकाह अल याकीन, आरिफ अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट आदि। रोहिंग्याओं के लगभग आधे दर्जन आतंकी संगठन हैं, जैसे हरकाह अल याकीन, हरकाह अल याकीन, अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट, अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट आदि। यह प्रमाणित करना कठिन है, यह प्रमाणित करना कठिन है कि प्रवेश करने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों के, यह प्रमाणित करना कठिन है कि प्रवेश करने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों के इन आतंकी संगठनों से संबंध नहीं है, इन आतंकी संगठनों से संबंध नहीं है। इन आतंकी संगठनों को, इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों का समर्थन प्राप्त है, इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। अतः रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण, अतः रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण देश में आतंकी घटनाओं का भय बना रहेगा, देश में आतंकी हमलों की संवेदनशीलता बनी रहेगी। अगला पॉइंट लिखो, चीन और पाकिस्तान की सहायता से, चीन और पाकिस्तान की सहायता से रोहिंग्या के आतंकी संगठनों ने मिलकर
रोहिंग्या के आतंकी संगठनों ने मिलकर 2015 में एक बड़े आतंकी संगठन यूएनएलएफडब्ल्यू का निर्माण किया है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। इसका बेस कैंप भारत की सीमा से लगे हुए म्यांमार के जंगलों में है। इसका बेस कैंप भारत की सीमा से लगे हुए म्यांमार के जंगलों में है। इसने पूर्वोत्तर के कुछ उग्रवादी संगठनों को भी शामिल किया है। इसने पूर्वोत्तर भारत के कुछ उग्रवादी संगठनों को भी शामिल किया है। इस प्रकार घुसपैठ के कारण देश में आतंकी घटनाओं की संवेदनशीलता बनी रहेगी। घुसपैठ के कारण देश में आतंकी संगठनों की संवेदनशीलता बनी रहेगी। अतः अवैध घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। अवैध घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आईआर में फिर कवर होती हैं। जैसे हमने म्यांमार से अब कनेक्टिविटी बढ़ाई है, त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना है, मेकांग गंगा सहयोग है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, तमाम सारी बातें, तो वो सब उसमें कवर होंगी, इसलिए यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं हम लोग। बांग्लादेश से चुनौती। वैसे तो बांग्लादेश भारत के लिए जन्म के बाद से ही खतरा बनने लगा, या यूं कहें कि शुरुआत से ही, क्योंकि पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। ये जो हिस्सा है बांग्लादेश, और ये भारत की सीमाओं से लगा हुआ। तो कहने के लिए तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था 1971 से पहले, इसलिए भारत की सुरक्षा के लिए तो खतरा था ही, क्योंकि पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश बन गया, भारत के सहयोग से बना। तो हम ये मानकर चल रहे थे कि भारत के सहयोग से बना है, इसलिए भारत से करीबी संबंध बने रहेंगे। शुरू में शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, हालांकि अब उनको बांग्लादेश का जनक नहीं कहते, उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं और उनके नाम हटा दिए गए हैं। जहाँ जो बिल्डिंग, जो सड़कें उनके नाम पर रखी गई थी, सारे साइन बोर्ड तोड़ दिए गए हैं, सब कुछ कट्टरपंथियों के कारण। लेकिन जब बांग्लादेश अलग हुआ तो ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की नाकामी थी, इसलिए पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से काम करना शुरू किया। पाकिस्तान के लिए पर्दे के पीछे से काम करने का सबसे अच्छा तरीका था धर्म। चूंकि मुजीबुर रहमान लिबरल किस्म के मुस्लिम थे और भारत के हितैषी थे, क्योंकि भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश बना और उनको पश्चिमी पाकिस्तान के शोषण से आज़ादी मिली। क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को नीचे दर्जे का मुस्लिम मानते थे, उन्हें अपने बराबर चेयर पर बैठाते भी नहीं थे, तो बड़ा शोषण था। लाखों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ रेप किया गया, पाकिस्तान की सेना ने किया। पूरी छूट दे दी गई थी पाकिस्तान की सेना को, ओपन हैंड था, फ्री हैंड था। कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप किया गया, लोग मारे गए पाकिस्तानी सेना के द्वारा। तब जाकर के बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ एक वातावरण बना और हिंसा भड़की, और फिर जाकर के उसने बांग्लादेश को बनाने में मदद की। एनीवे, फिर जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान की सेना को लगा कि ये तो नाकामी है हमारी। पाकिस्तान की सेना ने कट्टरपंथियों को इकट्ठा करना शुरू किया, अपने आईएसआई का नेटवर्क फैलाया, और कट्टरपंथियों को इकट्ठा करके, जो वहाँ ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी थे, सेना के अधिकारी, और इन सबको धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर उकसाया। मुजीबुर रहमान को काफिर कहा कि ये काफिर है, इसको हटाओ, मारो। नतीजा ये हुआ कि सेना की मदद से ही, जिसकी ऊपर जिम्मेदारी थी बांग्लादेश की रक्षा करने की, सेना के अधिकारियों ने ही मिलकर के मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सारे सदस्यों की हत्या कर दी। जो 6-6 महीने के बच्चे भी थे उनके परिवार में, उनको भी मार डाला गया। केवल शेख हसीना, उनकी बेटी है मुजीबुर रहमान की, शेख हसीना और उनकी बहन बच गई, क्योंकि वे उस समय बांग्लादेश में नहीं थी, वो बाहर थी, विदेश में थी, इसलिए वे जिंदा बच गई। अन्यथा उनके खानदान के प्रत्येक व्यक्ति को मार डाला गया, जिससे कोई उनका फॉलोअर न बने और कोई भी उनका उत्तराधिकारी न बने राजनीति में। 3 ही साल के भीतर बांग्लादेश कट्टरपंथी हाथों में चला गया, और कट्टरपंथी हाथों में चला गया तो जाहिर सी बात है कि भारत के साथ संबंध तो अच्छे नहीं होने थे। इसलिए बांग्लादेश बनने के बाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शासन आ गया, इस्लामिक चरमपंथ का शासन आ गया, और भारत पंथ निरपेक्ष देश था। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाएं काफी लंबी चौड़ी हैं, 4096 किलोमीटर की सीमा है। तो 4000 से अधिक किलोमीटर की सीमा साझा करता है, सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश है। 54 से अधिक नदियां बहती हैं दोनों देशों के बीच। तो बहुत सारे मुद्दों पर आपसी सामंजस्य होना था, लेकिन नहीं हो पाया। धीरे धीरे बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तानी आतंकियों ने भी अपना पैर जमाना शुरू किया। हुजी जैसे आतंकी संगठनों का निर्माण हुआ, और
बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनने लगा, क्योंकि वह आईएसआई समर्थित कट्टरपंथी समूहों का केंद्र बन गया। लेकिन जब शेख हसीना की सरकार आई तो मुजीबुर रहमान की बेटी थी, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश के इस कट्टरपंथ को बदलने की कोशिश की। बांग्लादेश को पंथ निरपेक्ष रास्ते पर ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। उदार दृष्टिकोण की महिला थी, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश का जो शासन संभाला, बांग्लादेश ने उसमें तेजी से तरक्की किया। कुछ एक इंडेक्स में वो भारत से आगे निकल गया। लेकिन फिर समय का चक्र बदला, बांग्लादेश डीप स्टेट का शिकार हुआ, कट्टरपंथियों का शिकार हुआ, विदेशों से पैसा आया, क्योंकि बांग्लादेश पर अमेरिका अपना नियंत्रण चाहता था यहाँ के कुछ स्थानों पर, सेंट मार्टिन द्वीप पर, जिससे कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुंच बना सके और चीन को काउंटर करने के लिए मौजूद हो सके। लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया था, उनका नहीं, हम अपने देश के किसी हिस्से को, किसी भी द्वीप को विदेशी एजेंसियों के हाथ में बिकने नहीं देंगे। अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली, जब कामयाब नहीं हुआ तो अंततः अमेरिका के डीप स्टेट यानी सीआईए जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है और अन्य संस्थाएं जो फंडिंग करती हैं सीआईए के कहने पर, जिनको पैसा दे दो, इनको हथियार दे दो, सीआईए के कहने पर जिनको हथियार और पैसे दिए जाते हैं वो सब डीप स्टेट का पार्ट है। तो अमेरिका की डीप स्टेट ने रोल प्ले किया और बांग्लादेश के कुछ एनजीओ को पकड़ा गया, उनको फंडिंग दी गई, एनजीओ के माध्यम से पैसा छात्रों तक पहुंचाया गया, उन्हें आंदोलन के लिए उकसाया गया और आंदोलन के लिए उकसा करके शेख हसीना की सत्ता परिवर्तित कर दी गई। ये तो राजनीतिक घटनाक्रम घटे। अब इस घटनाक्रम के घटने के बाद बांग्लादेश में जो परिवर्तन आया वो हमारे लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि जो वर्तमान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का, वो अमेरिकी टट्टू है, पूरी तरीके से अमेरिकी एजेंट है वो। इसके पहले वो अमेरिका में ही रहता था हमेशा और अमेरिका के डीप स्टेट के लोगों के बहुत नज़दीक था। यह कहा जाता है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक को बनाने और बढ़ाने के लिए जो फंड आया वो भी अमेरिका ने ही इन यूनुस को प्रदान किया और बाद में यूनुस को फिर अमेरिका ने नोबेल पुरस्कार भी दिलवा दिया इस क्षेत्र में। तो यूनुस पूरी तरीके से अमेरिका की भाषा बोलते हैं। उसका नुकसान ये है कि यूनुस लगातार भारत के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इस चिकन नेक के नज़दीक चीन की सेनाओं को, चीन को आमंत्रित किया कि वे आकर के अपना बेस कैंप बना लें यहाँ पर और हवाई अड्डा विकसित कर लें। चीन के नियंत्रण में होगा हवाई अड्डा, चीन के ऑपरेशन में होगा, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सके। इसने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, इसको बांग्लादेश और चीन मिलकर के कंट्रोल कर सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन त्रिकोण के बनाने पर बल दिया और यही कारण है कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ बांग्लादेश की विजिट पर आने लगे। अन्यथा बांग्लादेश में इन लोगों का आना बैन था, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तानी शोषण और अत्याचार का शिकार रह चुका है, इसलिए वो पाकिस्तान से रिलेशन नहीं रखता था। लेकिन यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और सबको यहाँ आने का मौका दिया गया। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान पर विदेशी आतंकी संगठन थे, शेख हसीना ने सत्ता संभालने के बाद ऐसे विदेशी आतंकियों के नेटवर्क को यहाँ समाप्त करने के लिए कदम उठाए और ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद इन्होंने बांग्लादेश को आतंकियों की पनाहगाह बना दिया है और विदेशी आतंकियों के नेटवर्क को फिर से जिंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अभी जो आपको बताया कि जो आरिफ अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट है जैसे आतंकी संगठन है, इन आतंकी संगठनों को भी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश बुलाया और वहाँ बांग्लादेश की धरती पर जो आतंकी संगठन है, जो विदेशी आतंकी संगठन है, पाकिस्तान की मदद से बने हैं और रोहिंग्याओं के जो आतंकी संगठन है, उनके बीच एक मीटिंग कराई गई बाकायदा। डीप स्टेट ने इस मीटिंग को कराने में भागीदारी निभाई, बांग्लादेश की डीप स्टेट ने। और रोहिंग्या के आतंकी संगठन, पाकिस्तान के आतंकी संगठन, दोनों को एक करके और भारत में आतंकी हमले करने के लिए कदम उठाए जाएं, इसके लिए बाकायदा अभी पिछले महीने मीटिंग हुई है। ये अगस्त की बात है, अगस्त 2025 की बात है कि अगस्त 2025 में ये मीटिंग आयोजित की गई है, ये मीटिंग कंडक्ट की गई है। बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान के आतंकी संगठन है और रोहिंग्याओं के आतंकी संगठन है। और ये कहा गया है कि लीड रोल में रोहिंग्या आतंकी संगठन रहेंगे, पाकिस्तान के आतंकी संगठन लीड रोल में नहीं आएंगे, वो बैकअप में रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, हथियार देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन हमले रोहिंग्या आतंकियों को करने होंगे, पाकिस्तान के आतंकी संगठन नहीं आएंगे हमला करने। क्यों? मजा चख लिया उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटना बता रहा हूँ मैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में उन लोगों ने मजा चख लिया है कि भारत से सीधे पंगा नहीं ले सकते। अभी पाकिस्तान ने भी मना किया है, सीधे पंगा मत लो, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, रोक दिया है बीच में, तो न जाने क्या कर दें। तो अब रोहिंग्याओं को हथियार बनाया जा रहा है और रोहिंग्या भारत में आतंकी हमले करें, इसके लिए पिछले महीने की मीटिंग में बता रहा हूँ, अगस्त में मीटिंग हुई है, अगस्त 2025 में मीटिंग हुई। इसलिए बांग्लादेश की धरती अब भारत की सुरक्षा के लिए बेहद खतरा है। हालांकि यह घोषणा की गई है कि अभी मार्च में चुनाव, अगले साल 2026 में चुनाव करा दिए जाएंगे बांग्लादेश में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन में अगर खालिदा जिया की पार्टी, जिसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं, अगर खालिदा जिया की पार्टी सरकार बनाती है, जिसकी संभावना अधिक है क्योंकि शेख हसीना की पार्टी के नेताओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है, तो अवामी लीग के कार्यालय जला दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। अब बांग्लादेश में अवामी लीग का कोई कार्यालय नहीं है। अवामी लीग के जो पूर्व मंत्री हैं और सांसद हैं, उनको आइडेंटिफाई करके टारगेट किया जा रहा है और उनको बीच बीच में मारा जा रहा है, यानी उनकी हत्या की जा रही है। तो इस तरीके से अवामी लीग को तो पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जो भारत के साथ बेहतर संबंध रखती थी। जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया उसका नेतृत्व करती हैं, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लंबे समय तक जेल रही हैं और भारत की विरोधी रही हैं, क्योंकि जिस कट्टरपंथी परिवार ने मुजीबुर रहमान की हत्या की और अपनी सत्ता स्थापित की, उसी परिवार की सदस्य हैं ये। इसलिए जब इलेक्शन होगा और इलेक्शन में अगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार बनाती है, जिसकी संभावना अधिक है क्योंकि इलेक्शन केवल दिखावे के लिए होगा, बाकी सत्ता बीएनपी को ही सौंपनी होगी या कोई नया दल ऐसे ही बन जाए जो भारत विरोधी हो, उसी को सौंपनी होगी। अवामी लीग तो शायद ही सत्ता में आए, क्योंकि जनता कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है वर्तमान समय में। ये चिंता की बात है। अगर जनता का दृष्टिकोण नहीं बदलता है
कट्टरपंथियों का समर्थन करेंगे तो बांग्लादेश को तालिबान बनने में देर नहीं लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान और तालिबान बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए बांग्लादेश की जनता को यह समझ रखनी चाहिए कि उन्हें मदद किससे लेनी है और मदद किसकी करनी है। लेकिन अगर बीएनपी की सत्ता आती है तो भारत के साथ संबंध खराब ही रहेंगे, क्योंकि खालिदा जिया कट्टरपंथी महिला है, चरमपंथी महिला है, धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ाती है और वो भारत के हितों की समर्थक नहीं है। तो बांग्लादेश हमारे लिए अब चुनौती बन गया यूनुस के आने के बाद। यूनुस के आने के पहले बांग्लादेश हमारे लिए चुनौती नहीं था। इसलिए हमने पिछले लेक्चर्स में जब हमने पढ़ाया तो हमने बांग्लादेश के बारे में नहीं लिखाया, क्योंकि वो चैलेंज नहीं था, किसी भी रूप में चैलेंज नहीं था। अब चैलेंज हो चुका है। लिखो बांग्लादेश। लिखो बांग्लादेश में अकस्मात सत्ता परिवर्तन के बाद, बांग्लादेश में अकस्मात अचानक सत्ता परिवर्तन के बाद निर्मित की गई अंतरिम सरकार के परिवर्तित दृष्टिकोण ने न केवल भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधों को दूषित किया है, न केवल भारत और बांग्लादेश के मध्य अच्छे संबंधों को दूषित किया है, बल्कि बांग्लादेश की धरती का भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए एक वातावरण निर्मित किया है, जिसे निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट लिखो, बांग्लादेश ने चीन को प्रस्ताव दिया कि वह भारत के चिकन नेक के नजदीक बांग्लादेश की धरती पर सैन्य हवाई बेस निर्मित करे। यह कदम चीन की चिकन नेक पर कब्जा करने की मानसिकता को बढ़ाने वाला है, प्रोत्साहित करने वाला है। यह कदम चीन की चिकन नेक पर नियंत्रण करने की मानसिकता को प्रोत्साहन देने वाला है। अगला पॉइंट लिखो, बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों, विचारों, मानसिकता, नारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी विचारों, मानसिकता, गतिविधियों, नारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बांग्लादेश ने पाकिस्तान, बांग्लादेश चीन त्रिकोण निर्मित करने का प्रस्ताव दिया है, जो भारत को अस्थिर और असुरक्षित करने की रणनीति का भाग है। हालांकि चीन ने मीटिंग बुलाई तो फिर बांग्लादेश नहीं गया, क्योंकि हम लोगों ने दबाव बना लिया था तब तक पर्याप्त, जो भारत को असुरक्षित और अस्थिर करने की रणनीति का भाग है। अगला पॉइंट, बांग्लादेश में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और रोहिंग्या के आतंकी संगठनों को न केवल संरक्षण दिया गया है, बल्कि दोनों को संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारत और बांग्लादेश की सीमाएं अत्यंत जटिल हैं। 54 नदियां साझा होती हैं, तो कैसे निगरानी होगी? रात के अंधेरे में बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी हमारे जवान जान जोखिम में डाल करके काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमाएं अत्यंत जटिल हैं। बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठियों का आगमन होता रहा है। यह भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए एनआरसी बहुत जरूरी है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बेहद जरूरी है, क्योंकि हम नागरिकों की पहचान करके उनको पहचान पत्र देंगे और इनको काउंटर करेंगे, अवैध घुसपैठियों को काउंटर करेंगे। तो एनआरसी होने का फायदा यही होगा कि अवैध घुसपैठियों को पहचाना जा सकेगा, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकेगा, अपने देश भेजा जा सकेगा, या उन्हें एक जगह सेंटर में रखा जा सकता है, उनकी निगरानी की जा सकती है।
जिससे किसी भी आतंकी गतिविधियों वगैरह में अगर वो शामिल हो या प्रोवोक करें या अपराध में शामिल हो तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, पहचाना जा सके। तो एनआरसी बेहद जरूरी है सुरक्षा के नजरिए से, जिससे हम घुसपैठियों की पहचान कर पाएं और उन्हें बाहर कर पाएं। तो जहां अवैध घुसपैठ लिखा है वहां नीचे चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, ये अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने और बाहर निकालने के लिए भारत को एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, बनाने की शीघ्र आवश्यकता है। अवैध घुसपैठ, अवैध घुसपैठियों की पहचान करने, चिन्हित करने, पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने या भारत से बाहर निकालने के लिए एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, बनाने की आवश्यकता है। एनआरसी बनाया जाना चाहिए। तो ये जो कुछ खतरे हैं हम लोगों ने उनके बारे में चर्चा कर ली। अब इन खतरों के बाद अब हम लोग सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंध पढ़ेंगे। 2 यूनिट रह गई हैं हम लोगों की, तो कल और परसों 2 दिन और क्लास चलेगी। 2 दिन में हम लोग का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिक्योरिटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2 दिनों में। तो चैट ऑन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, दीवार जैसा नहीं बन सकता, कटीले तार लगाए जाते हैं, फेंसिंग की जाती है। अवांछित मतलब जो ना चाहा गया हो, जिसकी इच्छा ना की गई हो, वो अवांछित है। पार राष्ट्रीय का मतलब है जो एक राष्ट्र की सीमाओं से परे हो, दूसरे देशों तक फैला। सीमा पर बैन लगाना नहीं संभव है क्योंकि सीमाएं खुली हैं, ओपन बाउंड्रीज हैं ज़्यादातर। कटीले तार भी कहाँ लगाओगे? जो नदियों वाले आसपास के एरिया हैं उसमें तो आप कटीले तार लगा ही नहीं सकते, बारिश आएगा बह जाएगा। नेपाल से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ते हैं। हम केवल उन्हीं देशों की चर्चा कर रहे हैं जहां से हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कठोर नीति अपनाना, कठोर नीति अपनाना, कठोर से कठोर, कठोरतम, जितना कठोर हो सके उसको जीरो टॉलरेंस कहते हैं। यानी कुछ भी सहन नहीं करना, कठोर काम करना, कठोर नीति अपनाना। नेपाल में शासन अभी तो कार्की चला रही है। वीज़ा, पासपोर्ट का मतलब होता है एक आइडेंटिटी कार्ड, आपकी पहचान कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर भारत पासपोर्ट जारी करता है, कोई भी देश पासपोर्ट जारी करता है, तो वो जागरूकता इस बात को बताने के लिए है कि वो भारत के नागरिक है। और वीज़ा अनुमति है कि अगर आप किसी देश में आना चाहते हैं तो उस देश से परमिशन लेते हैं, उसको अनुमति कहते हैं। जन जागरूकता कानून का हमारी सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं, हम लोग सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। जन विश्वास कानून इसलिए बनाया गया जिससे कि कुछ कार्यों को जिन्हें पहले अपराध का घोषित किया जाता था कानूनों में, उनको डिक्रिमिनलाइज किया जा सके। डिक्रिमिनलाइज करेंगे तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति और बढ़ेगा। उसका इससे कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं। डीप स्टेट, हाँ, जो किसी भी देश की जो सरकार होती है, उस सरकार को पीछे से चलाने वाले जो लोग होते हैं, उस सरकार को पीछे से चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको डीप स्टेट कहते हैं। तो जैसे खुफिया एजेंसियां होती हैं, खुफिया एजेंसियों के अलावा जो हथियारों के सौदागर होते हैं, जैसे अमेरिका में जो हथियारों की लॉबी है, क्योंकि अमेरिका हथियारों का बड़ा उत्पादक देश है, तो अमेरिका में जो हथियारों की लॉबी है वो भी अपने आप में एक डीप स्टेट है। फंड देने वाले लोग, भाई जो खुफिया एजेंसी कहे कि जरा इसको दे दो 500 करोड़ रुपए इस एनजीओ को, क्योंकि ये हमारे कहने पे काम करेगा, हम जो कहेंगे वो कहेगा, वो करेगा, आंदोलन करेगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, सरकार के खिलाफ झूठे मुद्दे उठाएगा, सरकार के खिलाफ लोगों की भावनाओं को भड़काएगा, जिससे सत्ता पलटी जा सके, तो दे दो इसको 500 करोड़ रुपए दे दो। तो सीआईए तो अपनी जेब से देगी नहीं, किसी न किसी से दिलवाएगी। तो कोई ना कोई एनजीओ को 500 रुपए दे देगा, पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, फंडिंग कर देगा, पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड आ जाएगा, एनजीओ के पास फंड आ जाएगा। तो कोई भी एनजीओ या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार को गिराने के लिए सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाएगी, भड़काएगी, जिससे सरकार गिराई जा सके और जो डीप स्टेट है उसके अपने मर्जी के लोग वहां सरकार में बैठ सकें, सत्ता में बैठ सकें। भारत को भी खूब अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश तो पलट गया क्योंकि वहाँ के लोग, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स, फॉर द फूल्स एंड बाय द फूल्स। तो मूर्ख थे वहाँ के लोग, उन्होंने सत्ता पलट दी धार्मिक चरमपंथ, धार्मिक कट्टरता के नाम पर। भारत में भी कोशिश खूब हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। ये मत समझो कि भारत में डीप स्टेट वर्क नहीं कर रहा है, खूब तगड़े से वर्क कर रहा है। यहाँ भी एनजीओ को, पॉलिटिकल पार्टीज को बाकायदा विदेशों से पैसा मिलता है, बाकायदा मिलता है। तो लेकिन ये सब डीप स्टेट की बातें हैं, इसलिए केवल अनौपचारिक चर्चा का पार्ट है ना, अनौपचारिक चर्चा का पार्ट है, ये लिखने पढ़ने में इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन ये हकीकत है कि हमारे यहाँ डीप स्टेट को पैसा विदेशों से खूब मिलता है। आप देखिए यूट्यूब पर जब इलेक्शन आता है या कोई ऐसा काम आता है, जैसे बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो आप देखोगे यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर हैं जो बहुत एक्टिव हो जाएंगे सरकार के खिलाफ लिखने के लिए, सरकार के खिलाफ लिखने के लिए, और बाकायदा पैसा लगा करके उनके यूट्यूब चैनल को प्रमोट किया जाता है। हर वीडियो पर पैसा लगा करके यूट्यूब में उनको बढ़ावा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए। डीप स्टेट का पैसा है सब, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं,
जो अपनी कमाई कर रहे हैं इससे, सबके पास डीप स्टेट का पैसा आता है। अभी देखो ज्योति पकड़ी गई, एक हरियाणा की वो लड़की थी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वो तो एक पकड़ी गई। ऐसे बहुत सारे हैं जो हैं भारत के लोग, रहते विदेशों में हैं और डीप स्टेट से फंडिंग लेते हैं और भारत के विरुद्ध बैठ करके वहां से वीडियो बना बना करके डालते हैं। मिलियंस व्यूज आते हैं उन लोगों के। मिलियंस व्यूज लाने के लिए बाकायदा पैसा खर्च किया जाता है, यूट्यूब को पैसा दिया जाता है कि इस वीडियो को प्रमोट करो। जैसे कोई यूट्यूब खोले, सबसे पहले इसका वीडियो दिखाओ। सब डीप स्टेट के काम है, सब वर्क करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ डीप स्टेट वर्क नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। वकीलों को पैसा आता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो अमेरिका के डीप स्टेट से पैसा लेते हैं। अब मैं नाम नहीं बता सकता यहाँ पर पब्लिकली, ठीक नहीं है, लेकिन हकीकत है ये। एनजीओज हैं, एनजीओ के नाम से पैसा आता है, अमेरिका के डीप स्टेट से पैसा आता है। पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पास पैसा आता है, अमेरिका के डीप स्टेट से पैसा आता है, उनके परिवार के पास पैसा आता है। तो बहुत सारे डीप स्टेट हमारे यहाँ बहुत वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। चलो फिलहाल डीप स्टेट आपने पूछा तो कहानी मैंने बता दी। बाकी डीप स्टेट की कहानी और भी है, बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने बताया बस ये केवल आपसी चर्चा के लिए है। इसका कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं लिख नहीं पढ़ नहीं सकते। तो ठीक है फिर, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। कल हम लोग सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंध के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी दिवस पर प्रोग्राम, अच्छा चलो देखा था, अच्छी बात है। तो हिंदी दिवस पर देखो नीलोत्पल ने क्या कहा था। हिंदी दिवस पर नीलोत्पल ने यही कहा था कि हिंदी मीडियम के लड़कों के साथ समस्या ये है कि वो चैट बंद करके नहीं पढ़ते। कहा था ना उन्होंने कि 1.5 घंटे चैट बंद रखो, अगर सफलता पानी है तो। मैं शुरू से इसीलिए चैट बंद करके पढ़ाने का हिमायती हूँ। पढ़ लो, फिर अंत में चैटबाजी करते हैं, फिर अंत में क्वेश्चन लेते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।